दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुँचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने के बजाय हम अक्सर उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनज़र मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझ कर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये बावला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। आइए दोस्तों, आज सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस से मिलते हैं। आज हमारी ऑडियंस में समाज के तकरीबन हर तबके के लोग मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सत्यमेव जयते की रिसर्च के दौरान जो एक चीज़ मुझे पक्के तौर पे समझ में आई है वो ये है कि लोग बेसब्री से बदलाव चाहते हैं। हर जगह लोग हालातों में बदलाव चाहते हैं और मैं अक्सर सोचता हूं कि वो क्या एक चीज़ हो सकती है जिसके ज़रिए देश में एक बड़े पैमाने पे बदलाव की संभावना है। वो क्या एक चीज़ है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हर पल असर डालती है। गवर्नेंस का, प्रशासन का वो कौन सा पहलू है जिसे बदले बिना बदलाव की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी, जिसे हमें बदल नहीं होगा। क्या लगता है आप लोगों को? कौन बताएगा मुझे? सर मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार सर। बिल्कुल सही। और कोई बताएगा मुझे? महिलाओं पे होने वाले अत्याचार रोकने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई बताएगा? हाँ मैडम, आप बताइए। कमजोर लोग को हमेशा जो मजबूत होते हैं वो दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो ये नजरिया बदलने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, जो भी मुद्दे आप सबने उठाए हैं वो सब अहमियत रखते हैं, लेकिन इनमें से एक भी मुद्दा सुलझ नहीं पाएगा जब तक कि देश में एक ईमानदार पुलिस व्यवस्था ना हो। तो मेरे लिए ये एक चीज है जिसे बदले बिना बदलाव की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। और उसकी एक वजह भी है। पुलिस का काम हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूता है। आइए देखते हैं। पुलिस देश के शासन तंत्र का वो हिस्सा जिस पर कई सारी कही अनकही जिम्मेदारियां हैं। जान माल और जनता की सुरक्षा, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना, दंगों में बचाव, आग लगने पर मदद, आर्थिक अपराधों की जांच पड़ताल, दुर्घटना की जांच, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, चेक बाउंस होने की घटनाओं से लेकर कत्ल, लूटपाट, डकैती, मियां बीवी के झगड़े, गुमशुदा व्यक्ति की तलाश, प्राकृतिक आपदा में मदद, सभी कुछ पुलिस के जिम्मे आता है। यही नहीं, क्रिकेट का मैच हो तो पुलिस, फैशन शो हो तो पुलिस, गणपति विसर्जन हो तो पुलिस, जुम्मे की नमाज हो तो पुलिस, किसी वीआईपी का भाषण हो तो पुलिस। यानी 12 महीने 365 दिन 24 घंटे एक पुलिस स्टेशन ना कभी छुट्टी पे होता है और ना ही सोता है। तो दोस्तों, पुलिस के कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं और साथ ही इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत सी ताकतें, बहुत सारे पावर्स। हमारी पुलिस इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाती है? आपको क्या लगता है? हाँ, आप बताइए। काफ़ी कम परसेंटेज है जो अपना काम कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ देम मुझे नहीं लगता वो जेन्युइनली कर रहे हैं। हाँ मैडम, आप बताइए। पुलिस बिल्कुल काम नहीं करती। जो भी है पहला पैसे पूछती है। जिसके पास पैसा है उसका सिक्का भारी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका सिक्का डाउन है। जी। और कोई बताएगा मुझे? हाँ, आप बताइए।
सर अधिकांश जो है पुलिस वाले जो है पैसा मांगते हैं, कोई गलती होता है बोलते हैं अगर भी सिग्नल टूट गया या जंपिंग हो गया बोलते हैं 1200 रुपये फाइन है। उसके बाद में अगर 400-500 रुपये अगर दे दो तो कोई फाइन नहीं है, अगर नहीं पैसा पहुंच रहा है तो उनको सब उनके हाथ में केस है। तो भ्रष्टाचार है पुलिस में। हाँ, भ्रष्टाचार। हाँ, आप बताइए। पहले लोग गुंडों से डरते थे, आज पुलिस खुद गुंडा बन गई है। दोस्तों, हमने भी इस बारे में जानने की कोशिश की। चलिए आइए एक नजर डालते हैं कि अक्सर पुलिस के कामकाज का कैसा चेहरा हमें देखने को मिलता है। सेवा, सुरक्षा, शांति। ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। आपके साथ, आपके लिए सदैव। करेज, केयर, कमिटमेंट। आपकी सेवा में तत्पर। कुछ इस प्रकार अपनी सेवा के लक्ष्य और सिद्धांतों को परिभाषित करने वाली हमारे देश की पुलिस की हकीकत इन आदर्श वाक्यों से कोसों दूर है। आए दिन पुलिस की ज्यादतियों और अत्याचारों से आम नागरिकों का सामना होता है, चाहे मामला निजी न्याय पाने का हो या राजनैतिक। पुलिस मानो एक दमनकारी ताकत के रूप में अपने जालिम बल प्रयोग की हदें पार करती हुई नजर आती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के अंदर पुलिस का खौफ इस कदर तारी है कि एक हमदर्द और न्यायपरायण पुलिस का सपना वाकई ख्वाबों सा दूर लगता है। दोस्तों, पुलिस का काम है जनता को सुरक्षा देना, उन्हें महफूज रखना। लेकिन देश की जनता की निगाह में पुलिस की छवि इससे एकदम उलट है। अक्सर हमारा अनुभव पुलिस के साथ अच्छा नहीं होता। पुलिस मुश्किलों का हल होना तो दूर, हमारे लिए खुद ही एक समस्या है। लेकिन आज पुलिस की बुरी छवि आपके सामने पेश करने में मुझे कतई दिलचस्पी नहीं है। देश भर के लोगों का पुलिस के साथ बुरा अनुभव हम अपने शो पे दिखा तो सकते हैं, और ऐसी अनगिनत कहानियां हमारे सामने आई भी हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी चाहत है कि सूरत बदलनी चाहिए, जमीनी सच्चाई बदलनी चाहिए। और अगर हम वाकई ये चाहते हैं तो हमें अपना दुख और अपना गुस्सा कुछ वक्त के लिए अलग रखना होगा। आज हमारा मकसद है वो हल और वो तरीके खोजना जिससे हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार आए। और सुधार कैसे आएगा, ये हमको वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में सालों साल काम किया है, अनुभवी हैं, तजुर्बा रखते हैं, जो सिस्टम को अंदर से जानते हैं कि कहाँ मुश्किलें हैं, कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ गलतियां हैं, यानी कि खुद पुलिस वाले। दोस्तों, रिसर्च के दौरान हमारी टीम देश भर में बहुत सारे पुलिस वालों से मिली, कांस्टेबल से लेकर बड़े से बड़े अधिकारियों से मिली, और मुझे इस बात से ताकत मिलती है कि कई पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी खुद इस बात से परेशान है कि पुलिस जैसी है आखिर क्यों है, और वो भी हालातों में तब्दीली लाना चाहते हैं। लिहाजा आइए मिलते हैं अपने पहले मेहमान से। अभिनव कुमार, उत्तर प्रदेश काडर के 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर। उत्तराखंड में बतौर सीनियर पुलिस ऑफिसर 12 साल तक उन्होंने सेवा दी है और राज्य में डीआईजी रह चुके हैं। फिलहाल वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वरिष्ठ पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी और अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। प्रशासन में मौजूद कमियों और सुधार की जरूरतों पर वे अपने विचार निसंकोच अखबारों में व्यक्त करते हैं। अभिनव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। क्या आप मानते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं करती, कानून की हिफाजत ठीक तरीके से नहीं करती? ये बात कहनी क्या जायज़ है? देखिए, अल्टीमेटली हमारे काम का मूल्यांकन जो है वो जनता को करना होता है जी। मुझे भी अब लगभग 17 साल हो गए हैं पुलिस में जी। और देखता हूँ जगह जगह पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है पुलिस की वर्किंग के बारे में। तो कोई भी पुलिस अफसर अपने सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से ये नहीं कह सकता कि हमारे देश की पुलिस सही काम कर रही है। जी। बड़ी मुश्किलों में काम कर रही है, ये तो हम कह सकते हैं। क्या मुश्किलें हैं? अब तमाम तरीके की मुश्किलें हैं, राइट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट स्टेज टिल जो हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और फिर जो हमारी फील्ड में जो वर्किंग कंडीशंस हैं, हर स्टेज पर मैं हमें उदाहरण दीजिए, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं? देखिए, फील्ड पर आज भी हमारे देश में जो लगभग
15-20 हज़ार थाने चौकियां हैं, उनमें से कई थाने चौकी टेम्परेरी बिल्डिंग्स में, शेड्स में, टेंट्स में काम कर रहे हैं। जो जिन कर्मचारियों को पब्लिक को अटेंड करना है, उनके अपने बैठने तक के लिए हमारे पास अगर ढंग की जगह नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर उनसे हम ये उम्मीद करें कि वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ काम करें। आई डोंट थिंक इट्स रियलिस्टिक। तो और क्या क्या दिक्कतें हैं, मतलब एक थाने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? थाना इज एक्सपेक्टेड टू वर्क 24/7। कभी कभी सुबह सुबह किसी मर्डर की सूचना आ जाएगी, कभी कभी देर रात कहीं पे किसी तनाव की सूचना आ जाएगी, कोई भी एक्सीडेंट की लेकिन ये तो पुलिस का काम है इन सब चीजों नहीं, ये से हमारा झेलना। तो उस काम को अंजाम देने के लिए जो लेवल ऑफ रिसोर्सेज हमारे तो समाज में रिसोर्सेज किस किस्म के, मतलब क्या चीजें नहीं हैं ऑफ पुलिस एवरी के पास? काइंड। गाड़ियां कम हैं, सबसे बड़ी दिक्कत मैन पावर बहुत कम है। उसके अलावा वेपन्स हैं, हथियार, आर्म्स, एम्यूनिशन, गाड़ी के लिए तेल और स्टेशनरी। तो मतलब पेट्रोल कम मिलता है? आमतौर पर जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जहां मैंने काम किया है, वहां पे 150 लीटर या बड़े थानों में 250 लीटर कुछ थानों में कर दिया है। तो महीने का 150 150 लीटर, 250 लीटर। एक थाने में 150 लीटर तेल दे रहे हैं, तो इन एसेंस आप उस थाने को कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, पब्लिक की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो 5 लीटर डीजल में आपने पूरी करनी है। दिन का 5 लीटर आपको मिलेगा, तो वो कितने जल्दी खत्म हो जाता है महीने के? अगर पीसफुल इलाका है तो 15-20 दिन खिंच जाएगा वो पेट्रोल का अलाउंस। तो बाकी 10 दिन क्या करते हैं? बाकी 10 दिन फिर वो थानेदार, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, अपने रसूख से वो थाना चलाता है। रसूख से मतलब? रसूख से मतलब यही कि वो फिर जो लोकल जो लोग हैं उनकी गुडविल पे डिपेंड करता है, और उस गुडविल की उसको कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब वो जुगाड़ करता है फिर कुछ? तो जुगाड़ इज अनदर वर्ड। बिल्कुल। टेलीफोन्स हैं जी। टेलीफोन कई थानों में अभी भी हम ठीक से टेलीफोन की सुविधा नहीं दे पाते। मैं तकलीफ में हूं और मैं थाने में फोन करूंगा तो वहां शायद फोन नहीं लगे। अच्छा, और बिजली? वो भी मैं बता रहा हूं। जनरली पुलिस विभाग इटसेल्फ इज वन ऑफ द डिफॉल्टर्स ऑफ बिजली विभाग। नहीं जी, आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा। कई जगह जब मतलब पुलिस स्टेशन बिजली का बिल नहीं भर पाता? हाँ, बिजली का बिल नहीं भर पाता। मैं हरिद्वार में, देहरादून में एसएसपी था, कई जगह ये दिक्कत फेस की। बिजली विभाग वालों ने हमको फिर नोटिस दिया, फिर मैंने वहाँ उनसे बात करके रिक्वेस्ट किया कि साहब हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिन की हमको मोहलत दे दीजिए। तो ये जब हमारा हाल है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हम पब्लिक की कंप्लेंट्स पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मुझे बताइए कि एक पुलिस स्टेशन को कितना बजट मिलता है कि भैया पब्लिक की जो शिकायतें आएंगी उसके बारे में आपको काम करना है, तो कितना बजट मिलता है एक पुलिस स्टेशन? किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक कंटिजेंसीज का कॉन्सेप्ट होता है। क्या अगर ये पैसा खत्म हो जाए तो और है? हाँ, वो और आप है, काम मत रुकिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस विभाग में कुछ स्टेट्स को छोड़ के हमारे पास ये कंटिजेंसी का भी पैसा थानों में अवेलेबल नहीं रहता। तो पैसा खत्म हो जाता है? तो पैसा होता ही नहीं है, पैसा होता ही नहीं है। तो अब जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया जी, और वहाँ पे कई सारे लोग घायल पड़े हैं या डेड बॉडीज हैं जी, उनको जाके लेके आना है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है, तो उस सब इंतजाम के लिए भी कई बार हम पैसे नहीं होते हमारे पास। और फिर हम या गुडविल पर या जो लोकल लोग हैं उनको मतलब डरा धमका कर, पर्सुएड कर कर हम उनसे मदद लेने की कोशिश करते हैं अपनी बेसिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। मैं एक्चुअली एक छोटी सी कहानी यहाँ बताना चाहूँगा। मैं एक फिल्म मैंने की थी सरफरोश। रिसर्च के दौरान एक कांस्टेबल से मैं मिला तो उसने मुझे बताया कि यार हमको जब डेड बॉडी मिलती है तो बड़ा लॉस हो जाता है जी। तो मैंने कहा लॉस मतलब क्या? तो उसने समझाया कि जब डेड बॉडी मिलती है, कभी पानी में होती है, तो हम पहले मछुआरों को पैसा देते हैं कि वो डेड बॉडी निकाले, और फिर हम उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ जो पोस्टमार्टम होता है उसके लिए हम दारू देते हैं या पैसा देते हैं, वरना वो करता नहीं पोस्टमार्टम। फिर हम अगर वो अनक्लेम्ड बॉडी है, कोई उसको लेने नहीं आया बॉडी को, तो उसके लिए हम फिर उसका जो लास्ट राइट्स हैं, क्रियाक्रम करना है, दफनाना है, जो भी है, उसके हम पैसे देते हैं। तो मैंने कहा तो आप जो पैसे देते हैं फिर आपको पुलिस स्टेशन से मिलते होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ा साहब बोलता है तुमको बॉडी मिली, तुम उसका पैसा भरो। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। दूसरा उदाहरण मेरे सामने ये आया कि उसने बोला कि भाई जब हम किसी आरोपी को हम कोर्ट ले जाते हैं तो बस में ले जा रहे हैं, वो बस के पैसे नहीं होते हमारे पास, तो हम उसको बोलते हैं तुम पैसे दो। अगर वो पहली दफा आरोपी है तो वो दे देता है, अगर वो सीजन्ड है, थोड़ा मतलब अनुभवी है, तो बोलता है मैं नहीं दूंगा, तुम दो। तो ये सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। दैट्स हाउ इट वर्क्स।
तो जो राज्य सरकारें हैं उनको भी पता होगा कि भैया हमारे पुलिस स्टेशन कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते हैं, तो वो फिर ये सारी सुविधाएं देते क्यों नहीं पुलिस स्टेशन को, ताकि पब्लिक का काम ठीक से हो। पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो हैं शिकारी कुत्ते पालते थे। अंग्रेज़ों ने भी अपने राज में जो पुलिस की जो कल्पना की वो इसी तरह से की कि पुलिस जो है वो ब्रिटिश राज का शिकारी कुत्ता बन के काम करेगी। और कुछ हद तक वो टेंडेंसी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में भी आई है। रूलिंग पार्टी इन पावर वांट्स टू सी, इज नॉट प्रिपेयर्ड टू सी द पुलिस एनीथिंग अदर देन देयर ओन शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ते को भूखा रखो, उसको उसी तरह से पालो, ताकि जब आप कहें, जब आप चाहें, आपके इशारे पर वो आम जनता पर या आपके विरोधियों पर टूट पड़े। ये मेंटालिटी है पुलिस के प्रति रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट की। जब तक पुलिस की वर्किंग की दिक्कतों का असली चेहरा पब्लिक के सामने नहीं आएगा, जब प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाएंगे तो सोल्यूशन कैसे समझेंगे। अभिनव जी, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का अभिनव जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले मेहमान से। श्री प्रकाश सिंह भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के एक जाने पहचाने और सम्मानित रिटायर्ड अफसर। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस पद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एवं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल समेत कई वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लोक सेवा में अपने विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित। देश की पुलिस को सुधारने की जरूरत की लड़ाई में एक अग्रणी सैनिक। प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पुलिस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं ये कहूँगा कि इस देश की जो पुलिस है वो रूलर्स पुलिस है, शासक वर्ग के लिए ये पुलिस काम करती है, ये जनता के लिए नहीं है, पीपुल्स पुलिस नहीं है। तो पुलिस जब काम करती है तो उसके जहन में हमेशा पहले ये बात आती है कि हम कोई ऐसा काम न करें कि जिससे सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएं। तो इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है टू द रूलर्स, और जबकि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टू द पीपल। और चूंकि ये कमज़ोरी है पुलिस में, उसका क्या परिणाम होता है? हाँ, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अभी आपने दिखाया औरतों पे, बच्चों पे, जो गरीब तबके हैं या जनजातियों पे, ट्राइबल्स पे, पुलिस उनके खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करती है। सर, मुझे बताइए कि जो लोग सत्ता में होते हैं, सत्ताधारी होते हैं, वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं पुलिस को, कैसे कंट्रोल करते हैं? अनेकों तरह से आप इसे देख सकते हैं। पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में, प्रमोशंस में, किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाए न किया जाए, किसके खिलाफ चार्जशीट लगाओ न लगाओ, केस को रफा दफा कर दो। तो जब आप सत्ता में बैठ गए तो हम आपके गलत काम में हम भी भागीदार हो जाते हैं। हमें बजाय इसके कि आपको हथकड़ी पहनाएं, हमें आपको सल्यूट करना पड़ता है। आज वफादारी का कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि आप हमारे प्रति वफादार हों, हम चाहे सही काम करें या गलत काम करें। ये वफादारी की नई परिभाषा हो गई है। तो अगर आप हमारे प्रति वफादार हैं, फिर आप कितने भी बेईमान हों, आपको हम अच्छी पोस्टिंग दे देंगे जी। तो इसका डाउन द लाइन डिसिप्लिन पे, मोराल पे असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हर रैंक पे लोगों ने अपने अपने राजनीतिक हस्तियों से कहीं ना कहीं लिंक जोड़ रखा है। और जैसे हमारा एक अधिकारी है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, ये पुलिस अधीक्षक हो, तो ये साहब कुछ कहते रहें, अगर हमको नहीं सूट करता तो हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, हम एमएलए साहब के पास चले गए। और अगर ऊपर के अफसर की बात नीचे वाला नहीं मानता है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन तो अंदर से एकदम खोखला हो जाता है। और पुलिस आज की तारीख में खोखला हो गई है। पुलिस तो ऐसा है, एक आम की गुठली की तरह है जिसका सारा गूदा भी चूस लिया है, रस भी निचोड़ लिया है, बस केवल गुठली बच गई है। पॉलिटिशियंस में, क्रिमिनल्स में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, इस सब का एक नेक्सस बन गया है। मैंने उत्तर प्रदेश में एक 10 भ्रष्टतम आईएएस अधिकारी और 10 भ्रष्टतम आईपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई और उसकी लिस्ट मैंने सरकार को भेजी। और मैंने कहा कि अगर आप इस पे आप जांच करें तो मैं सपोर्टिंग एविडेंस देने को तैयार हूँ। तो क्या कहा? कोई जवाब नहीं आया। वो तो तकिए के नीचे दबा के सो गए। और बल्कि एक अधिकारी ने फिर मुझसे मजाक में ये कहा कि सिंह साहब, आपकी लिस्ट का सरकार को बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा क्या मतलब? उनको तो ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आपने लिस्ट छांट दी। और इन हालातों में एक जो ईमानदार पुलिस अफसर होता है उसकी क्या हालत होती है? उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है, किसी महत्वहीन पद पे साइड लाइन कर दिया जाता है, कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, या उनके पीछे पड़ जाते हैं कि इनको कैसे प्रताड़ित किया जाए, इनको कैसे दंडित किया जाए।
कोई इनके खिलाफ फर्जी चार्ज लगा के उनको सस्पेंड कर दिया। बहुत से अधिकारी जो होते हैं वो तो टूट जाते हैं, वो कहते हैं बाजा ऐसी ईमानदारी से। इससे अच्छा तो जो गंदी नाली बह रही है, इसी बहती गंगा में हम भी हाथ धोएं और इसी तरह हम भी काम करते चलें। प्रकाश जी, सन 1996 में 1996 में आपने एक PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आपने ये मांग की थी कि जो पॉलिटिशियंस का शिकंजा है, जो इंटरफियरेंस है पुलिस के काम में, उसे ख़त्म किया जाए। उस केस का क्या हुआ? नहीं, केस तो मैं एक तरह से जीतना ही कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सारी बातें मान ली। 2006 के 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। क्या निर्णय? मैं संक्षेप में बता दूं कि पुलिस में आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि पुलिस अधिकारियों को अपने अधीनस्थ यानी सबॉर्डिनेट कर्मचारियों को पोस्टिंग ट्रांसफर में अधिकार नहीं रह गया है। वो भी नेता करते हैं। और उसकी वजह यह है कि फिर वो उनसे काम कराते हैं कि मेरा ये काम है। इसको जो सुप्रीम कोर्ट के जो नए निर्देश आए उसके अंतर्गत ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये था कि डायरेक्टर जनरल का चयन कैसे हो। अभी आज की तारीख में यह है कि भाई किसका चयन होना, अरे वो आदमी हमारा फेवरेट है, उसको मैं दिन को रात कहूँगा तो वो कहेगा हाँ हुजूर ये तो बिल्कुल रात है, जिसको कहूँगा उसको वो फंसा देगा और भाई पैसे भी थोड़ा देता रहेगा। हाँ, मैंने कहा ये ख़त्म होना चाहिए। कौन लोग डायरेक्टर जनरल बनने के लिए उपयुक्त हैं इसकी लिस्ट बनाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन योग्यता के अनुसार। अब मुख्यमंत्री महोदय को उन्हीं 3 में से एक को चुनना पड़ेगा जी। तो इस तरह 7 ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे जी। तो पुलिस पे राजनीतिक नियंत्रण तो होगा परंतु शिकंजा नहीं होगा जी। तो ये ऑर्डर जो है ये सारी राज्य सरकारों को भेजा गया होगा, क्योंकि राज्य सरकारें इस पर फैसले ले सकती हैं। मैं लोगों को बता दूं कि पुलिस जो है वो एक स्टेट इशू है और सिर्फ राज्य सरकारें ही इस पर कदम उठा सकती हैं। तो उन्होंने क्या कदम उठाया इसके बाद? उन्होंने तो कह दिया नहीं हम आपकी बात सब सहमत हैं, हम इसको लागू करेंगे। पर कागज़ पे तो कह दिया है, पर ज़मीन पे अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब वो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कंप्लायंस का स्वांग ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इनके खिलाफ फिर वो सुप्रीम कोर्ट इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो उन्होंने एक जस्टिस टॉमस हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने ये रिपोर्ट दी और उन रिपोर्ट के शब्द ये हैं कि वी आर डिसमेड बाय द टोटल इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट्स टू द कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस। मतलब ये कि ज़्यादातर राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने भी जस्टिस थॉमस का इंटरव्यू किया और इस विषय पर उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। One directive which no state had implemented and no state agreed to implement. एक निर्देश है जिसे किसी भी राज्य ने ना लागू किया और ना करने की तैयारी दिखाई कि एक स्वतंत्र समिति बनाए जो पुलिस के तबादले और प्रमोशन का निर्णय ले। एक राज्य के होम मिनिस्टर ने तो बड़ी बेबाकी से यहां तक कह दिया कि हमारा चुनाव लड़कर सत्ता में आने का क्या फायदा अगर हम पुलिस वालों का तबादला भी नहीं कर सकते, तो और कौन सा पावर है हमारे पास। यानी वो चुनाव भी इस इरादे से लड़ते हैं कि पुलिस पर हुक्म चला सके। यकीनन ये बड़े दुख की बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मेरा आप सबके लिए एक सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि हर राज्य सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का पूरी ईमानदारी से पालन करे और अपने अपने राज्यों में पुलिस सुधार ले आए? अगर आपका जवाब हाँ है तो बदलाव के लिए वोट कीजिए, हमारे वोट फॉर चेंज कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए 1800-103-2302। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर आकर इस प्रस्ताव को अपना समर्थन वहां भी दे सकते हैं। आपके समर्थन को अलग अलग राज्य सरकारों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रकाश सिंह जी, आपने पुलिस सुधार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है और मुझे यकीन है कि आपकी इस लड़ाई में पूरा देश आपका साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच।